अशोक वाजपेयी। महोदय, मैं एक बड़े ज्वलंत विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जी महोदय, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत राजधानी लखनऊ में एक स्कूटर इंडिया लिमिटेड के नाम से एक बड़ा कारखाना था, जहां पर विजय सुपर स्कूटर और विक्रम 3 व्हीलर बनाए जाते थे और सारे देश में इनकी आपूर्ति की जाती थी। प्रतिष्ठा की दृष्टि से, गुणवत्ता की दृष्टि से ये विजय सुपर स्कूटर सारी दुनिया में ख्याति अर्जित कर चुका था। और इतना ही नहीं, इसको समय समय पर विदेशों से भी आर्थिक सहायता मिलती रही और मान्यवर इसकी उत्कृष्टता के कारण इसकी लोकप्रियता पूरे देश में थी। लेकिन एकाएक करके धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से स्कूटर इंडिया को बंद करने का काम किया गया। लगभग 3,500 कर्मचारी उसमें काम करते थे। मान्यवर 150 एकड़ से ज्यादा लखनऊ की प्राइम लैंड स्कूटर इंडिया के पास है। और आज जब हम पेट्रोल डीजल के बजाय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने की तरफ सरकार का ध्यान है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूटर इंडिया के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर वहां पर एक कारखाना लगाया जाए, जो कि आज आवश्यकता है कि इस तरह इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर बने, 3 व्हीलर बने और दूसरे उपयोगी वहां पर व्हीकल बनाए जा सकते हैं। तो आपके माध्यम से मैं माननीय सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि लखनऊ का जो स्कूटर इंडिया है, जिसके पास पर्याप्त लैंड है, मशीनरी है, सारे संसाधन है, वहां इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी बनाने का निर्देश देने की कृपा करें। श्री राजा मणि पटेल, whoever want to माननीय सभापति जी, 22 लाख के पद भरे जाने बाबत माननीय सभापति जी, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाखों 22 लाख के पद वर्षों से खाली पड़े हैं, उन्हें भरा नहीं जा रहा है, जिससे उक्त वर्ग के बेरोजगार नौजवानों की उम्र रोजगार मापदंडों की सीमाओं को पार करती जा रही है, जिससे उनका भविष्य बर्बाद होने के कगार पर है। विभिन्न संगठनों के माध्यम से बार बार मांग किए जाने के बाद भी पद नहीं भरा जाना बेरोजगारों के साथ छलावा है। बोलना है। शासन द्वारा आश्वासन देने के बाद भी भर्ती की कार्यवाही नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय सभापति महोदय, विज्ञापन जारी कर दिया जाता है, पैसा वसूल लिया जाता है और उसके बाद भर्ती नहीं होते। अगर परीक्षा होते हैं तो परीक्षा का रिजल्ट नहीं आता, अगर रिजल्ट आ जाता है तो पोस्टिंग नहीं होती। ये हालत है माननीय सभापति महोदय। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस गंभीर मामले पर हस्तक्षेप कर रिक्त पद भरे जाने के निर्देश देने की कृपा करें। राइट। श्री अयोध्या राम रेड्डी। Thank you, sir. Sir, there is a huge requirement of cold chain storages and warehouses across our country, especially in my home state AP and more specifically in my hometown Guntur. Sir, you are aware Guntur is world famous for its chilies, exporting around 1.8 lakh tons of chilies every month. This makes Guntur chili a major export item. The Parliamentary Standing Committee on Commerce had noted in 2021 that there should be adequate cold chain warehouses so that chili exports are not hampered in any way. I would like to bring to the notice of the government through you, sir, under PMSKY scheme, 11 cold storages have been built in Andhra Pradesh, but none of these are in Guntur. In the last 2 years, one integrated cold chain unit has been sanctioned for Guntur district through private sector support under PMSKY, but as of now, it is still under implementation. The lack of cold chain warehouses hampers us from realizing our full economic potential through chili export. I request that the Ministry of Food Processing Industries coordinate with the Department of Commerce, develop a plan to increase cold chain warehouses in Guntur district with a dedicated timeline and provide necessary financial assistance wherever required. Alternative means of infrastructural support while these cold chain warehouses are being sanctioned and built should also be looked into by the center so that no losses are incurred in the meantime. Thank you, sir. To my knowledge, the maximum number of cold chain are there in Guntur. Yes, sir. Yes, sir. In the entire country, that is the... Right. Yes. Still it is... Right. Shri Revati Raman Singh ji. थैंक यू चेयरमैन साहब। माननीय, मैं आपका ध्यान इस बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय, हिमालय हमारा सिरमौर है, पूरे देश में इसका गर्व है। माननीय,
कि हमारे हिमालय हमारा प्रहरी भी है जो रक्षा करता है और हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा हुआ है। मानवर ये भारत की संस्कृति और आत्मा है और आज से नहीं, सनातन समय से चला आ रहा है। ये मानवर ये तीर्थों का वहाँ पर उद्गम होता है। गंगा और यमुना नदी वहीं से प्रवाहित होती हैं। लेकिन मानवर अफसोस के साथ कहना चाहूँगा कि हिमालय का इतना दोहन हो रहा है, बाजारीकरण किया जा रहा है कि हिमालय का पूरा स्वरूप और गंगा का पूरा स्वरूप बदल रहा है। और उसका नतीजा ये होगा मानवर कि वहाँ पर अभी नीति आयोग ने ये बताया है कि 60% जल भूभाग का सूख गया है हिमालय का, और आगे ग्लेशियर इतनी तेजी से गल रहे हैं कि आने वाले दिनों में गंगा विलुप्त हो जाएंगी और हिमालय का सर्वनाश हो जाएगा। मानवर मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये 7 बांध पहले बनाए जाने की वहाँ पर भारत सरकार ने परमिशन दिया था। अब इस समय 24 बांध और बनाए जाने हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बार हिमालय पर केदारनाथ और ऋषिगंगा का प्रलय हम देख चुके हैं। मानवर अगर इसको रोका नहीं गया तो 4 धाम का चौड़ीकरण जो किया जा रहा है, इसमें लाखों पेड़ 4 धाम के उसमें काटे जा रहे हैं। देवदार, बाज, बुरांश, चीड़, कैल, पद्म, ये पेड़ मानवर फिर दोबारा नहीं लगाए जा सकेंगे। तो मानवर मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि सरकार को निर्देश दें कि इस तरह से बाजारूपन जो किया जा रहा है हिमालय के साथ, इसको रोकें और तत्काल इस पर प्रभावी कार्रवाई करें। धन्यवाद। धन्यवाद रेवंत रावल जी। नाम भेज देना एसोसिएट करने वाले। श्री रामनाथ ठाकुर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। भारत सरकार अनेक राज्यों में हवाई अड्डे का विस्तार कर रही है और उसमें लाभ भी हुआ है। उत्तर भारत में और बिहार में दरभंगा में हवाई अड्डा का चालू किया गया है। 1972 से समस्तीपुर जिला बना। स्टेट हैंगर हैं, छोटे जहाज उतरते थे। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, आरजू करना चाहता हूं कि समस्तीपुर जिले में बड़े हवाई जहाज को उतारने के लिए और उड़ने के लिए प्रबंधन करे और इसके विस्तार में एक काम करे। यह हम आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहते हैं। धन्यवाद रामनाथ जी। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। Thank you, Honorable Chairman, sir, for allowing me to raise this issue in the 0 hour with regards to the absence of clear guidelines about the 3rd dose booster shot for Indians under 60 years of age. As the world is returning to normalcy and with flights resuming from March 27th, I'm assuming it will resume from March 27th, several countries are imposing strict conditions that the second shot should have been taken within a certain time frame, failing which the vaccination certificate will not be considered valid. As of now, the Government of India has not laid down any policy regarding booster shots for those under 60 years of age. In many European countries, vaccines are considered valid only for 270 days. So if travelers got their last vaccine shot in April 21, they cannot enter many EU countries without a valid COVID test. Hence, Indians finally looking forward to traveling abroad are now left in a lurch. Due to the absence of clear guidelines regarding the need for the 3rd additional dose to travel abroad, the present situation regarding the traveler and vaccination poses a perplexing situation for Indians. And sir, today in today's newspapers, front page newspapers, every newspaper is stating that even Intagi has now come to believe with the rising cases in Europe, it becomes important to have booster dose policy for India.
We have seen a phase, sir, in India where there was a shortage of vaccines and citizens could not get their vaccine dose on time. Now we have surplus of vaccines, yet we are not able to come with a clear guideline to be able to vaccinate people below 60 years of age, those who are seeking a booster dose for travel purposes or for safety purposes. So I would request you through the House, sir, to urge the Health Minister to come up with clear guidelines for vaccination or booster doses for those below 60 years of age. Thank you, sir. Thank you, Indraji. Okay. Please send your names. Dr. Vikas Mahatme. Thank you, Chairman, sir. Recently, Indian Meteorological Department has raised yellow alert for the heat wave in March. Sir, the temperature, if we see, in Maharashtra, it was 44 degrees centigrade, in Mumbai, it was 39. Karjat, it was 45 degrees centigrade, and Madhya Pradesh, 44 degrees centigrade was there in March 19th. This is not in May, this is in March. So this yellow alert was raised. What are the challenges which we face if the heat wave is there, and which we are already having it? ये दिल्ली में भी है और बाकी राजस्थान और गुजरात में भी हीट वेव शुरू है। ये इस बदलते मौसम की वजह से सबसे जो अफेक्ट होते हैं वो गरीब लोग हैं और किसान। तो इनके लिए गर्मी के कारण जो हीट एग्जॉशन होता है, हीट क्रैम्प्स होते हैं, हीट स्ट्रोक होता है, तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके ऊपर सोच होनी चाहिए और वो वैसे सरकार की तरफ से दिशा निर्देश देना चाहिए। गर्मी के कारण अनाज या फल जो हैं वो उसकी उपज कम हो जाती है, दूध खराब होने लगता है, ये सब परेशानियां बढ़ती हैं। वैसे ही लाइटनिंग यानी बिजली गिरने का प्रमाण बहुत बढ़ जाता है, जिससे काफ़ी मौतें होती हैं, डेथ्स होती हैं। वैसे ही जंगल में आग लगने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरीके से और परेशानियां, क्योंकि फॉरेस्ट अभी कम हो रहा है और इसमें आग लगने से और भी कम हो जाएगा। और जो एलाइट क्लास है उनके जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है। हम सबको पता है कि कूलर्स और एसी ज़्यादा चलते हैं, जिससे कार्बन फुटप्रिंट्स भी बढ़ते हैं। तो इस सब के लिए जैसे पिछले साल यूएसए और कनाडा में भी हीट वेव थी, तो 1400 से भी ज़्यादा डेथ्स हुई थी, मौतें हुई थी। तो उसी प्रकार हमारे देश में भी अभी ये येलो अलर्ट है। तो उसके लिए मैं सरकार से विनती करता हूं कि उन्होंने सभी स्टेट्स के लिए उन्होंने क्या करना चाहिए वैसे दिशा निर्देश, क्योंकि येलो अलर्ट तो जारी कर रहे हैं, लेकिन येलो अलर्ट के साथ में क्या करना चाहिए इसके भी कुछ पॉलिसी रहे, उसके भी कुछ SOPs बने, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहे। ऐसी मेरी विनती है। धन्यवाद। नकवी जी, ये विषय मतलब गंभीर मामला है, इसे एक बार स्वास्थ्य मंत्रालय या इसको देख के एडवाइजरी इश्यू करने के ठीक सुझाव है। गर्मी बढ़ रही है, अभी ऑलरेडी हम लोग अभी मार्च में है, मार्च में इतना गर्मी है तो आगे क्या होगा? वंदना जी कुछ स्टडी किया क्या? Very important point that our colleague has raised in the House, and it's very important that the government, you've given the right direction, sir. Yeah. The special mentions, I will allow you, Santanu ji. You made a point, I realized it after it was clarified. I will allow you.